दोस्तों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें पीबी शैले का एक वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री। वो बहुत ही ज़रूरी वर्क है दोस्तों, बहुत छोटा लेकिन ब्रीफली इसमें बहुत कुछ बताया गया है इस वर्क के अंदर। और ये पोएट्री को डिफेंड करने के लिए वर्क लिखा गया था। थॉमस लव पिकॉक नाम के एक शख्स थे जिन्होंने एक वर्क लिखा था 4 एजेस ऑफ पोएट्री, जिसके अंदर पोएट्री की 4 एजेस के बारे में बताया है उन्होंने। वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा। ये वर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सर फिलिप सिडनी ने जो अपोलॉजी लिखी थी अपनी, उसी की तरह ये वर्क है। आगे हम सब जानेंगे। शुरू करते हैं। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में शैले का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दोस्तों, इन्होंने क्रिटिसिज्म में अपना एक वर्क लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री। और बाकी के क्रिटिकल वर्क्स इनके लेटर्स और एसेज वगैरह में मिलते हैं। अब ये डिफेंस ऑफ पोएट्री को 1821 में इन्होंने लिखा था और इनकी डेथ के बाद में ये वर्क पब्लिश हुआ था। ज़्यादा खास कुछ इसमें क्रिटिसिज्म के बारे में मिलता नहीं है। इनका इंटरेस्ट सिर्फ पोएट्री की फ़िलोसफी में था। मैं आपको बता दूं तो थॉमस लव पिकॉक नाम के एक राइटर थे जिन्होंने 1820 में एक वर्क लिखा था। उस वर्क का नाम था 4 एजेस ऑफ पोएट्री। उसको पब्लिश करवा के उन्होंने पोएट्री पर अटैक किया। इस वर्क में उन्होंने पोएटिक प्रोडक्शन को 4 एजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एज थी आयरन एज, दूसरी थी गोल्डन एज, तीसरी थी सिल्वर एज और चौथी थी एज ऑफ ब्रास। तो थॉमस लव पिकॉक इसमें ये बोलते हैं कि अभी जो एज चल रही है, जिस वक्त इस वर्क को पब्लिश करवाया गया 1820 में, तो उसमें इन्होंने कहा कि ये एज पोएट्री के लिए एज ऑफ ब्रास मानते थे। इसका मतलब ये कि शायद इनसे पहले की एज थी एनलाइटनमेंट की एज, उसी में ही शायद अभी तक ये जी रहे थे। क्योंकि रोमांटिक एज में तो सबको पता है पोएट्री के लिए कितनी ग्रेट एज थी वो। तो वो इस एज को एज ऑफ ब्रास मानकर पोएट्स को यूजलेस कहते हैं कि इन्होंने पोएट्री की बहुत बुराई की। इन्होंने पोएट्री लिखने को कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी कहा, क्योंकि इनके हिसाब से रीजंस की सुप्रीमेसी हो गई और इमेजिनेशन तो कहीं ना कहीं दब गई। इसी बात पर कंट्रोवर्सी कर दी शैले ने पोएट्री की नोबेलिटी और डिग्निटी फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए डिफेंस ऑफ पोएट्री को लिखा। उन्होंने सिर्फ एक पैम्पलेट लिखा और उसके बाद में कंट्रोवर्सी हो गई। मैथ्यू आर्नोल्ड ने शैले के लिए ये कहा, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि शैले के लिए पोएट्री ही उनका रिलीजन थी, रिलीजन के बराबर थी पोएट्री शैले के लिए। अब डिफेंस ऑफ पोएट्री, अब ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। सर फिलिप सिडनी ने भी अपनी अपोलॉजी लिखी थी पोएट्री को डिफेंड करने के लिए। किसी ज़माने में स्टीफन गॉसन नाम के एक बंदे ने अटैक किया था पोएट्री पर, तो सर फिलिप सिडनी ने उसका जवाब दिया था जैसे आज शैले पिकॉक को दे रहे हैं। अब दोनों ने जवाब तो एक ही तरह से दिया, दोनों का एम भी सेम ही था, पोएट्री की डिग्निटी को बचाना। और दोनों के ही वर्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में पोएट्री के ट्रू नेचर को स्टडी किया गया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको एलैबोरेट किया गया है। सेकंड पार्ट में पोएट्री का नोबल नेचर बताया गया है, इसके मॉरल और एथिकल सिग्निफिकेंस को जो सोसाइटी पर पड़ता है। सिडनी ने तो चौसर के वर्क्स तक ही फोकस किया, जबकि शैले ने होमर तक एग्जामिन किया है, लेकिन बड़ा ब्रीफली। अब थर्ड पार्ट में शैले और सिडनी दोनों ही पोएट्री को उस पर लगे हुए चार्जेस से डिफेंड करते हैं। शैले इसमें फोर्थ पार्ट को भी जोड़ते हैं, जिसमें वो पोएट्स और पोएट्री की तारीफ करते हैं। ये लास्ट पार्ट है, वैसे तो मेनली 3 पार्ट्स में ही है, मैंने इसलिए कहा आपसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद शैले ने फोर्थ पार्ट इसमें इंक्लूड किया है पोएट्स और पोएट्री की तारीफ में। अब शैले बहुत हद तक मेन आउटलाइन में तो फिलिप सिडनी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन शैले ज़्यादा डीप और फिलोसॉफिकल तरीके से पोएट्री को बताते हैं, सिडनी से ज़्यादा डीप और फिलोसॉफिकल तरीके में। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो पोएट्री की डेफिनेशन देते हैं इमेजिनेशन और उसका रोल बताने के लिए। सर फिलिप सिडनी ने कहा था कि पोएट्री सारी ह्यूमन पावर्स में सबसे सुपीरियर है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्रिएटिव होती है। दूसरे सारे आर्ट्स तो क्या होते हैं, बाकी के सारे आर्ट्स और साइंसेस वगैरह नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। हर टाइप के आर्ट और साइंस को नेचर की ज़रूरत है, लेकिन पोएट्री अकेली होती है जिसमें इमेजिनेशन होती है। इसमें स्टडी की कोई लिमिटेशंस नहीं होती।
लेकिन यहाँ पर शैले पोएट्री के फंक्शन को सिडनी से ज़्यादा अच्छी तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि पोएट्री इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन होती है। सारे पोएट्स जो इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो स्कल्प्टर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, इवन लॉ मेकर्स हो या फिर फाउंडर्स ऑफ रिलीजन, तो ये सब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब पोएट्री का ही आर्ट है, क्योंकि इन सब में इमेजिनेशन है। तो सिडनी की तरह शैले भी पोएट्री को नेचर से बेहतर मानते हैं। कुल मिलाकर के नेचर से बेहतर मानते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन होती है। प्लेटो ने पोएट्री पर जो ऑब्जेक्शन किया है ये बोलकर कि पोएट्स और पेंटर्स बस कॉपी करते हैं, असली चीज़ को कॉपी करते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल यूजलेस है। और जिन चीज़ों को वो कॉपी कर रहे हैं उन चीज़ों का असली मतलब वो जानते नहीं, तो बिल्कुल मूर्खता से कॉपी करते हैं बस उसको। तो शैले ने इस थ्योरी को बड़े ढंग से एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, दुनिया में सब कुछ डिवाइन आइडियाज़ की कॉपी है, सब कुछ डिवाइन आइडियाज़ की कॉपी है, लेकिन पोएट्री में भी डिवाइन आइडियाज़ होते हैं। पोएट्री नेचर से अपने आप में बेस्ट है। कैसे, वो बताते हैं कि टाइम तो नेचर की ब्यूटी को एक दिन डिस्ट्रॉय कर ही देगा। टाइम तो नेचर की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर ही देगा, लेकिन वही ब्यूटी अगर पोएट्री में होगी तो हमेशा वो बढ़ती ही जाएगी। तो शैले भी सिडनी की इस बात पर एग्री हैं कंप्लीटली कि पोएट्री नेचर से बेहतर है, लेकिन वो सिडनी से ज़्यादा फिलोसॉफिकल फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं पोएट्री की यूटिलिटी की। यूटिलिटी का मतलब ज़रूरत, पोएट्री की ज़रूरत। अब यहाँ पर वो पोएट्री को फिलॉसफी और हिस्ट्री दोनों से बेहतर मानते हैं, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा बेहतर सिखाती है। फिलॉसफी में तो रूल्स चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रूल्स नहीं चलते, यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं, जिससे ज़्यादा चीज़ क्या है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फिलॉसफी में रूल्स होते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं लगते, लेकिन पोएट्री में रूल्स नहीं, एग्जाम्पल्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये हो गई फिलॉसफी की बात। लेकिन हिस्ट्री के मामले में भी बेहतर है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर फैक्ट्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाता है ताकि बोरिंग ना लगे। तो हिस्ट्री में तो गुड और इविल दोनों मिक्स होता है, लेकिन पोएट्री में प्योर टाइप की वर्च्यू दिखाई जाती है। पोएट्री फिलोसफी और हिस्ट्री दोनों से बेहतर है, ये बात एरिस्टोटल ने ही कही थी दोस्तों। उसी चीज़ को ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अब मॉरल फंक्शंस ऑफ पोएट्री की बात करते हैं। शैले भी सिडनी जितना ही पोएट्री को मॉरली इफेक्टिव मानते थे, लेकिन वो एरिस्टोटल से भी पार्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनकी ट्रेजेडी की डेफिनेशन से वो क्या मानते हैं कि मॉरली पोएट्री के थ्रू टीच करना सही है, डायरेक्टली टीच नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पोएट्री के थ्रू टीच करें मॉरल्स को। वर्ड्सवर्थ से भी इन्फ्लुएंस थे। अब वो बात करते हैं कि पोएट्री इमोरल कैसे हो सकती है। यहाँ पे ग्रेटनेस तो सारी बता दी पोएट्री की। सर फिलिप सिडनी यहाँ पर पोएट्री को कुछ हद तक इमोरल भी मानते हैं। कैसे? कहते हैं कि कुछ पोएट्री इमोरल होती है, जैसे लव पोएम्स। इन्हें लिखने में पोएट अपना आर्ट वेस्ट करता है। लव पोएम्स को लिखने में पोएट अपना आर्ट वेस्ट करता है। वो अपनी पोएट्री में लस्ट की बातें करता है, लव की कुछ ज़्यादा ही बातें की जाती है। लेकिन शैले इस चीज़ की भी तारीफ करते हैं, लव को स्पिरिचुअल बोलकर। इसके बाद राइम और मीटर की बात करते हैं। सिडनी और शैले दोनों के व्यू पॉइंट इसमें अलग अलग है। राइम और मीटर के मामले में सिडनी तो बोलते हैं, सर फिलिप सिडनी बोलते हैं कि पोएट्री राइम और मीटर से नहीं बनती। कोई पोएट बिना राइम और मीटर को फॉलो किए भी पोएट बन सकता है। तो शैले भी राइम और मीटर की नेसेसिटी को नहीं मानते, बल्कि डिग्निटी और नोबिलिटी ऑफ थॉट को मानते हैं। लेकिन फिर भी वो राइम को सिर्फ पोएट्री लिखने तक नहीं मानते कि राइम बस पोएट्री में चलती है, बल्कि प्रोज में भी कुछ राइटर्स एक्सीलेंट राइम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों के थॉट्स में डिफरेंस है। अब इसके बाद में हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ पोएट्री। मैंने आपको बताया था कि सिडनी ने तो सिर्फ 64 तक की पोएट्री का सर्वे किया है, लेकिन शैले यहाँ पर लैटिन पोएट्री तक जाते हैं। यहाँ उनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। यहाँ वो रोम की पोएट्री को हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं, और इटालियन पोएट्री में दांते और पेट्रार्क की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि दांते तो लव की गहराई पेट्रार्क से भी ज़्यादा समझते थे, लेकिन फिर वो इंग्लिश पोएट्री के बारे में बहुत कम बोलते हैं। वो मिल्टन का कंपैरिजन दांते से करते हैं,
और मैं आपको बता दूं, शैले को मिल्टन की थियोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बात मैंने आपको बताया था। वो एंड करते हैं अपने वर्क में लास्ट में पोएट्स की तारीफ़ करते हुए, उनकी पोइट्री की तारीफ़ करके, कुछ वर्ड्स बोल के उनकी तारीफ़ में। अब इनके इस वर्क को बाद में बहुत सारे क्रिटिक्स ने रिव्यू किया, बहुत सारे पोएट्स ने रिव्यू किया, जैसे कि विलियम बटलर येट्स। उन्होंने इसको बहुत ही सीरियस ऐसे बोला है इंग्लिश पोइट्री पर लिखा हुआ। हर्बर्ट रीड ने भी यही बोलकर इसकी तारीफ़ की है, और बहुत सारे क्रिटिक्स ने शैले के इस वर्क की तारीफ़ की है। दोस्तों, बहुत ही फेमस वर्क है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।